मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, स्लोगन। And let's मोदी जी ask जो भी टारगेट रखते हैं वो पूरा हो जाएगा। दैट इज व्हाट लक्ष्मण बीजेपी। लक्ष्मण हाके जी से पूछते हैं। यस दोनों यस यस, लक्ष्मण है सर, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों लक्ष्मण हैं। एक एक के राम मोदी जी हैं और एक के राम उद्धव जी हैं। पूछ लेते हैं। लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमारे हमारे उद्धव साहब के जो राम है वो जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जी सबके न्याय दिलवाने वाले राम है। जी और देश में भाईचारा रहने दो, चाहे हर एक कोई एडल बात है उसके ऊपर काम करने वाले हमारे उद्धव जी साहब के राम है। तो लक्ष्मण हाके साहब, अभी अभी आपने सुना होगा लक्ष्मण सौजी साहब को, सुना सुना। बहुत वो पुराने भारतीय संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। वो कहते भारतीय हैं जनता 404 सीटें जो थी राजीव गांधी जीत करके लाए थे 1984 में, उसका रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे इस बार। नहीं नहीं, कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता बहुत जज्बाती निर्णय लिया, जज्बाती थी। ऐसा कुछ भारतीय जनता को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। चलो ठीक है। तो क्या 404 सीटें आएंगी? 410 या 415 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में? आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है सर? मुझे नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कहां पर सीमित रहेगी या कहां तक मेरे जाएगी? मेरे मेरे महाराष्ट्र में 10 सीटें बहुत हो गई। अगर आपके यहाँ पे 10 सीटें हो जाती हैं फिर तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में 200 भी नहीं क्रॉस करती। मेरा महाराष्ट्र तो अगर मैं महाराष्ट्र में मैं फिर तो ट्रेंड हो गया ना सर, वो तो ट्रेंड आ जाता है ना सामने। अगर महाराष्ट्र में सिर्फ अगर 10 सीटों पर सीमित रह गई बीजेपी तो पूरे भारत में तो मुझे नहीं लगता कि वो 200 भी क्रॉस कर पाएंगे फिर। आप मेरे ऊपर मैंने जो स्टेटमेंट किया इसके ऊपर आप भरोसा भी नहीं करेंगे आज। नहीं, मैं भरोसा करता हूँ, मैं सब पे भरोसा करता हूँ सर, मेरा भरोसा हर एक के इस साथ है। महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल पे जो कॉमन मैन है उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है जी उसके हिसाब से मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आज का ट्रेंड, आज का दिन मैं बोल रहा हूँ, जी आज का दिन इस महाराष्ट्र में भाजपा की बाजू में खुद भाजपा के ही लोग नहीं है। जो भाजपा ने इस महाराष्ट्र में जितने जितने प्रयोग किए हैं ना, ये सामने रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाजपा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं। जी। तो बचेगा कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ? और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं है सर, ये भी बता दें। अरे भारतीय जनता पार्टी, अभी ये भारतीय जनता पार्टी खुर्द और भारतीय जनता पार्टी विद्रुप हो चुकी है। जो 105 एमपी एमएलए महाराष्ट्र में चुन के आए हैं उनको सिर्फ 5 मिनिस्टर मिले हैं। और जो अजय दादा का गुट है, शिंदे का गुट है, उनको 10-10, 11-11 मिनिस्टर के पद मिले हैं। जी। तो 105 जो ओरिजिनल, वो भी उसमें भी 105 में भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हैं। तो अभी बच्चे तो कौन है? 103 रह गए ना सर, अब तो 103 रह गए, 2 तो हार गए ना। हाँ, तो जी 103 में भी आधे कांग्रेस और राष्ट्रवादी जी से भाजपा में जाके चुन के आए हुए हैं। ये विखे पाटिल रहने दो, पाचपुते रहने दो, हमारे भोसले रहने दो, हर कोई लोग, वो गावित रहने दो, हर कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी के ही है मूल। तो सर गावित जी तो आजकल ऐश्वर्या राय जी की आंखों के गुण गा रहे हैं। वो तो मतलब क्या बोलते हैं, हर रोज मछली खानी चाहिए ऐश्वर्या राय जी की तरह आंखें हो जाएंगी और गाल भी वैसे हो जाएंगे। आप मछली खाते हैं सर? मैं तो खाता हूँ, क्यों नहीं खाता हूँ। तो आपकी भी आंखें बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह होंगी सर, इसका मतलब देखा नितेश नितेश राणे बोलते कि मेरा भी आंख कुछ हुआ नहीं, आंख होना चाहिए था। हाके साहब, ये कांदा पे 40% जो एक्सपोर्ट में सरकार ने, केंद्र सरकार ने वृद्धि किया है, टैक्स 40%, तो महाराष्ट्र के जितना नेता वो सब उलझ गए, बोले कि ये किसान विरोधी है, ये किसान के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और जैसे बजाज साहब ने कहा कि नाना पटोले जी और बहुत सारे लीडर्स बोले कि सरकार का नजर ऐश्वर्या राय की आंखों पर कम और किसान के जो तकलीफ है उन पर ज्यादा होना चाहिए। किसान का दुगनी ये बात सही है। ये प्याज है ना, प्याज की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सह लिया है। वो जो नॉर्थ के स्टेट थे उधर उनकी सरकारें गई है। मैं आपके सामने ये किसानों के ऊपर अन्याय है। किसानों को 4 पैसे मिलने वाले हैं अगर एक्सपोर्ट करके, तो मिलने चाहिए ना। ये किसान प्याज को इतने क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी?
सरकार का कहना है कि हम लोग किसान के मदद के लिए किया है कि उनके सप्लाई यहाँ पर पूरे देश में हो जाए, देश के बाहर ना जाए और उनको सप्लाई भी इनफ होगा, लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, सबको कांदा मिलेगा, बाहर जाएगा तो कांदा बचेगा। तो कह रहे किसान हित में किया है, सरकार का कहना किसान हित में किया। किसान के विरोध में किया है, किसान के हित में कैसा हो सकता है? अगर कांदा एक्सपोर्ट हो जाता है, प्याज एक्सपोर्ट हो जाता है तो किसान को ज्यादा पैसा मिल सकता है, ट्रेडर्स को किसान से ज्यादा मिलेगा, मगर किसान को ज्यादा मिलने वाला है। अगर ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है, एक्सपोर्ट होने से पहले गवर्नमेंट ने खरीद लेना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है, गवर्नमेंट जवाबदारी से डरती है, भागती है, इसीलिए उन्होंने एक्सपोर्ट पे इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है। लेकिन एक्सपोर्ट पे ये टैक्स लगाने का मतलब क्या हुआ सर? इसका एक और इतना टैक्स लगेगा, इतना जी, टैक्स लगेगा 40% सर, 40%। एक्सपोर्ट नहीं होगा। जी। और जो कांदा की, जो प्याज की टंचाई बनेगी इस देश में, और उसके ऊपर पब्लिक का रोष हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसको डरती है भारतीय जनता पार्टी, और क्या कारण है? लेकिन उससे क्या असल में कांदे की कमी हो जाएगी क्या? मतलब प्याज की कमी हो जाएगी पूरे देश में अगर कांदा एक्सपोर्ट नहीं होगा? कमी होने की बात नहीं है। कांदा तो इस देश में बहुत प्रोडक्शन होता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और दर आने के बाद वो ट्रेडर्स लोग रहते हैं, उसका बहुत साट्टेबाजी बोलते हैं, दर आने के बाद वो बाहर निकालते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो एक्सपोर्ट होने से इस देश में ही रहना चाहिए, कौन सी भी हालत में। ये इनका तरीका है, ये किसान के खिलाफ है। किसान के बाजू में कैसा हो सकता है? लेकिन No. जहां तक के एक्सपोर्ट का प्रश्न है, सॉरी प्रदीप जी, No, you can do. लेकिन देखिए साहब, अगर 40% आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है कि ड्यूटी लगेगी 40%, उससे क्या होने वाला है? एक्सपोर्ट का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ एक देश को होगा, वो है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का जो प्याज है, अनियन जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से सारे गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में, हर जगह पे बिकेगा। तो मतलब ये 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई है, कि क्या ये पाकिस्तान के हित में लगाई गई है? यस, पाकिस्तान के हित में और हमारे देश के किसानों के अहित में है। सीधी सादी बात है, इसमें क्या लॉजिक और इसमें क्या दिमाग लगाने की बात है? तो इनको मालूम नहीं है क्या ये जो 40% जो इन्होंने एक्सपोर्ट हमारे देश में प्याज की टंचाई होनी नहीं चाहिए। और हम कोई हमारी पार्टी, हमारा गवर्नमेंट कोई दिक्कत में ना आए, इसका ये नतीजा है, ये डिसीजन। आगे साहब, आज अमित शाह यूपी में एक दो तीन चीज बोले कि जो बीजेपी का एजेंडा खुल के उन्होंने सामने लाया। यूपी 100% चाहिए बीजेपी को, अगर मोदी साहब को 330 या 300 पार करना है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि 550 साल के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण बीजेपी ने किया। वो कल्याण सिंह के कार्यक्रम में बोल रहे थे सम्मान में, तो बोले कि 500-550 साल के बाद अगर किसी ने राम जन्मभूमि को पुनर्जीवित कर दिया, वो बीजेपी है। बोले गरीब कल्याण योजना जो मोदी जी का सपना है, वो बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, गरीब कल्याण, उसमें बोले पिछड़े समाज का कल्याण बिना सामाजिक सद्भाव को बिगाड़े, वो सिर्फ बीजेपी कर सकता है और बीजेपी ही कर रहा है। तो सर, आप तो इस समाज से जुड़े हो, ग्रास रूट से जुड़े हो, कौन सा एक रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम किया है पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने या जन कल्याण योजनाएं? भले रिपोर्ट कार्ड में है मोदी जी का घर आवास योजना, हर घर नल से जल, शौचालय बना दिया, आयुष्मान, फिर उजाला, हर चीज है। तो मगर आज जो छाती ठोक के अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये सब हमने किया, गरीब कल्याण, सामाजिक सद्भाव, कैसे देखते हो के साहब? ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। मैं बार बार बोल देता हूँ, धर्म का इंटरफियर हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज व्यवस्था में है। मैं ना नहीं बोलूंगा, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी धनगर हूँ, मैं भी राम को बिलीव करता हूँ, ये सब बातें हैं। मगर सिंबॉलिक राजकारण आज 2024 है, 23 है। सिंबॉलिक राजकारण का हिस्सा कितना होना चाहिए, इसका एक कोई जवाबदार गवर्नमेंट, लोक कल्याणकारी बोलते हैं उसे, जो पब्लिक रिलेटेड है, पब्लिक को रिजल्ट ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट रहेगा, उस गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट पे काम करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी, हमारा दरडोई उत्पन्न, हमारी एजुकेशन के बारे में पॉलिसी, हम भौतिक मतलब
वो जो विज्ञान है, विज्ञान के ऊपर हमने चलना चाहिए। एक बाजू को हम चंद्रयान मुहिम का प्रोग्राम करते हैं और एक बाजू को हम धर्म की नीति हाथ में लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे सोसाइटी की मांग क्या है? हमारे इन लोगों को, बेरोजगार युवकों को, हमारे देश, और साथ में एक एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, फिर भी आपके सामने, ये इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? तो हमारे भारत देश का है। जी मैं इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को एक बात उनके सामने रखता हूं। हमारा मंदिर होना है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर हमारे देश की पावर, हमारे देश का जो जज्बा है, वो 2024 में किसमें दिखना चाहिए? ओलंपिक जो कंपटीशन रहते हैं उसमें दिखना चाहिए। जी उसमें अगर हमारा देश 40, 50, 60 इतना मेडल लाता है, स्वर्ण पदक लाता है, सबसे ज्यादा बख्शिश लाता है, तो हमारे देश की पावर इस समय में इस पूरे जग, पूरे वर्ल्ड को दिखेगी ना। हम क्या राम मंदिर, हमारे राम का इतिहास में किस दिन तक तुम इतिहास का हाथ में लेकर घूमोगे? मैं क्या बोल रहा हूं, ये ओलंपिक में हमारे बख्शिश होना चाहिए, ओलंपिक में हमारे मेडल्स सर, होने चाहिए। ओलंपिक्स में पिछली ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में हमें एक गोल्ड मेडल मिला था, एक एक जी। नीरज चोपड़ा, एक 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 गोल्ड मेडल मिला था, भाला फेंक में मिला था। वन जी। 142 करोड़ का देश है सर। सर, ये तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडा सामने रखती है कि इतना ट्रिलियन, हमारी इतना इतना पॉलिसी, हमारा इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमने इतने बड़े रोड किए हैं, हमने इतने बड़े बिल्डिंगें खड़ी की हैं, मगर कितने कितने पॉपुलेशन उसका उसको उसको सस्टेन कर रही है? आज भी हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी, समाजीकरण, उसका सिविलाइजेशन होना बाकी है। आज भी आधी आबादी को 15 अगस्त और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हमारा संविधान, हमारा जो पोल है, हम जो वोट कर रहे हैं, आज भी हमारे देश के कॉमन मैन को, लोगों को आज भी चिन्ह देना पड़ता है। एक मतलब हाथ दिखाना पड़ता है, कमल दिखाना पड़ता है, धनुष्यबाण दिखाना पड़ता है। आज भी नाम पढ़ के हम पोल नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? ये 2024 में है हम। सर, यहां पर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं मैं, सॉरी आपको रोक रहा हूं, ये आपके इंटरेस्ट की बात है। सर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया बिहार में। यस। सेंसस नहीं, सर्वे। ही कांट डू अ सेंसस, ही हैव टू डू अ सर्वे। आपको मालूम है, यस। न जाने कितने लॉयर्स ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, बराबर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। उनका साहब, दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। बराबर। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिहार में आपकी पूरी कॉलोनी में, पूरे गांव में कौन कौन सी जात का, सारे गांव को मालूम होता है, तो राइट टू प्राइवेसी कहां से वायलेट हो गई? अब ये आप मुझे बताइए, ये मानसिकता क्या है? हमारे वकीलों में ये मानसिकता है? मतलब दे डोंट वांट अ कास्ट बेस्ड सर्वे। सर, कास्ट बेस्ड सर्वे होना जरूरी क्यों है? मैं भी इस देश का नागरिक हूं जी। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं वो लोग, एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा, मैं जवाबदारी से बोल रहा हूं, कि वो भारत देश पे प्यार नहीं करता है और भारत देश की। लेकिन मैंने आपसे उल्टा सवाल पूछा है, मैंने दूसरा सवाल पूछा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध होने का ये क्या है? हमारे देश को जिस दिन आबादी मिली, वो उस टाइम हमारे जो स्वतंत्र सैनिक थे, हमारे देश रन करने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान बनाने वाले लोग, इन सब लोगों ने बड़े उदात्त हेतु से ये बोल दिया था कि हमारे देश में कास्ट सेंसस नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम बंटवारा हो रहा था और जाति जाति में झगड़े हो रहे थे, सिविलाइजेशन में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। उस समय बड़ा उदात्त हेतु रख के 1948 का सेंसस एक्ट बना दिया था कि कास्ट न्याय सेंसस नहीं होगा। मगर इस देश का अगर तरक्की करना है, सामाजिक न्याय हर एक आदमी को दिलवाना है, हर एक आदमी को शिक्षा के दायरे में लाना है, हर एक आदमी के पास सिविलाइजेशन जाना है, तो कास्ट न्याय, कास्ट वाइज सेंसस होना जरूरी है। क्योंकि
हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में कितने लोग विजेएनटी है, कितने लोग ओबीसी है, कितने लोग माइनॉरिटी है, किन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, किन लोगों को घर मिलना चाहिए, किन लोगों को स्टेबल करना है एक गांव में, एक शहर में, इसका कोई भी एक अधिकृत जो डाटा रहता है, इंपेरिकल डेटा मतलब मतलब मस्तिष्क गिनना ये नहीं है, सिर्फ काउंट करना ये नहीं है। इंपेरिकल डेटा मतलब उनका सोशल स्टेटस, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस, उनका शिक्षा के बारे में स्टेटस, इसका सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो सेंसस होता है उसको इंपेरिकल डेटा बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण हाके साहब, आपकी ये पूरी बात हम लोग पहले भी सुन चुके हैं और हमारे दर्शक ज्यादातर आपके साथ सहमत हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट क्या है कि इट्स अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अरे भाई, अब मेरी राइट टू प्राइवेसी का विरोध कैसे हो गया? जैसे आपका नाम लक्ष्मण हाके है, मेरा नाम राजीव बजाज है, प्रदीप जी का नाम प्रदीप नाम्बियार है, तो सबको मालूम ही पड़ गया ना आप हैं कौन, किसी को बताने की जरूरत है क्या? हाँ, मगर ये कास्ट वाइज सेंसस है ना, ये सेंसस किन लोगों को कौन लाभार्थी है और किसको ये योजना ये जानी चाहिए और कि उसको कितना बजट लगेगा, इसका लेकिन मतलब इसको अपोज क्यों कर रहा है, ये बात तो आपकी समझ में आती है। अपोज कर रहे हैं, इसका तो बहुत सारे कारण है। क्या कारण हो सकता है, बताइए। ये कारण क्या है? अगर ये सेंसस पता चल जाएगा तो ये पिछड़े जो लोग हैं, अगर उनको उनका क्वांटम पता चलेगा तो वो राइट्स मांगेंगे, वो टिकट मांगेंगे, वो पार्टी में हिस्सा मांगेंगे, वो हमारे पदों पे दावा करेंगे। ये सारी बातें, बहुत बातें हैं, मैं बोल दूंगा इसके ऊपर भी। आज भी पिछड़ा वर्ग जो है, ये पिछड़ा वर्ग एससी एसटी के लोग हैं, वो क्लास 1 और निर्णय प्रक्रिया में जो डिसीजन लेने वाले जो प्रशासक है, न्याय व्यवस्था है, पॉलिटिक्स है, उसमें है। मगर जो पिछड़ा वर्ग है, जो उसे ओबीसी बोलते हैं हम, ये ओबीसी के लोग सिर्फ क्लास 4 और क्लास 3 में सस्टेन कर रहे हैं। वो क्लास 1 न्याय व्यवस्था, पॉलिटिक्स, इसमें उसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। इसके लिए वो ओबीसी के बारे में कोई नीति होनी चाहिए और प्रॉपर नीति होनी चाहिए। ये चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए। चुनावी जुमले तो हर एक पार्टी करती है, मगर ओबीसी की बात 2024 में, 2023 में होनी चाहिए। बजटरी तरतूद होनी चाहिए और विकास भी समतल होना चाहिए और उन लोगों का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, लगना चाहिए इन लोगों को। हाके साहब, आज बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन इस प्रकार चल रहा है कि जर्मनी से जो मिनिस्टर आए थे वो इतना इंप्रेस्ड हो गया यूपीआई पेमेंट से कि एक सब्जी वाले पास भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वो बहुत बड़ा बीजेपी का एक फ्लैगशिप है वो। अब आर्टिकल 370 के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन फॉर द 41% ऑफ रियल टाइम ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड इस देश में हो रहा है। तो तरक्की के राह पर देश चल रहा है, हर चीज जो है बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड, 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, हर चीज। मगर इंडिया का जो कैंपेन, इंडिया का जो सोशल मीडिया कैंपेन है, आप बार बार एक चीज बोल रहे हो कि मोदी साहब ने हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई सफर कराएंगे, ये वादा किया था, मगर आज ये आलम है कि चप्पल पहनने लायक भी नहीं। क्या इतना बुरा हालत है कि चप्पल पहनने लायक छोड़ा नहीं मोदी जी ने? क्या ये कैंपेन सही है हाके साहब? नहीं, हमें ये देखो, हमारे देश में बड़े बड़े रोड हो रहे हैं और ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, ये उसका क्वांटम बहुत बड़ा है। हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड के एक 10-15 देश, छोटे छोटे जर्मनी जैसे 10-15 या 20 देश की आबादी है और हमारे देश की आबादी, उसका क्वांटम देखते हुए वो लोग बोल रहे होंगे। वो बात छोड़ो। G18 की टीम हमारे पुणे में आई थी और उस टाइम G20, हाँ जी, हाँ बराबर, हाँ, G20 की टीम हमारे पुणे में आई थी। उस टाइम जिस रोड से वो टीम के मेंबर्स जा रहे थे, उस रोड पे वो जो नेट रहता है, नेट, जिधर जिधर स्लम्स है, स्लम्स के बाजू में, रोड के बाजू में हमारे देश के जो प्रशासक है, मिनिस्टर्स है, इन लोगों ने नेट लगा दिए थे। नेट सिर्फ अच्छा बिल्डिंग, अच्छी सोसाइटी उन लोगों को दिखा रहे थे, मगर हमारे स्लम्स के ऊपर उनकी नजर नहीं जाए, इसका प्रिकॉशन भी ले रहे थे। ये मुझे नहीं लगता कि ये जो चुनावी जुमले हैं और ये बातें हमारे देश के हर एक आदमी की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये मेरा पूरा दावा है।
तो सर ये जो आज 2 दिन से मोदी जी भी ये बोल रहे हैं कि इक्विटेबल एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, बोले हमारे देश में जो भी हो रहा है एकदम सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है, जो बढ़ रहा है मुनाफा वो भी इक्विटेबल जस्टिस, यानी सबको बराबर न्याय मिल रहा है, सबको बराबर पैसा मिल रहा है, जो मोदी जी का कहना है। और बोले कि जिस प्रकार तरक्की देखो हमने कैसे किए, कल उन्होंने कहा कि 50 करोड़ जनधन अकाउंट हमने खोले, जनधन 50 करोड़ अकाउंट, और 2.03 यानी 2 ट्रिलियन पैसा डिपॉजिट मोबिलाइज करके इस जनधन अकाउंट में है। 56% वुमन है, 56% वुमन है, और 67% ऑफ अकाउंट रूरल एरिया में खुला हुआ है जनधन। तो सर ये रूरल एरिया में खुला, अगर 67% अकाउंट रूरल एरिया में खुला है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मोदी जी पार्शल है, ओबीसी समाज, पिछड़े समाज को न्याय नहीं मिला? नहीं, मैं लास्ट बार भी आपके सामने ये बोल दिया था, और एक बार आपके सामने मैं बोल देता हूँ। एक ये भारत देश का जो दरडोई उत्पन्न है वो 3 या 3.5% है आज का, और भारत का दरडोई उत्पन्न ब्रिटेन के 20 पट कम है। कितना? 20 पट। और आज का जो रेट पकड़ेंगे तो ब्रिटेन के बराबर जाने के लिए हमें 103 साल लगेंगे। मैं ये 1 सेंटेंस में आप लॉजिक लगा सकते हो। अगर हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम इतना कम है तो कैसी बात हो सकती है? ये सोसाइटी के 5% लोग अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, मतलब भांडवलशाह में 5% लोगों के पास हमारे देश की प्रॉपर्टी केंद्रित हो चुकी है, और 95% लोग बाकी बचे हुए प्रॉपर्टीज में है, तो यह असमतोल हो गया ना। ये समतोल की बात क्या है इसमें? लेकिन ये बताएं लक्ष्मण आगे साहब, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में अगर आर्ग्यूमेंट होती है, डिबेट होती है, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन 142 करोड़ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। उन सब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए आपको एटलीस्ट 15 to 20% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। यू नीड 15 to 20% जीडीपी ग्रोथ पर एनम उनको बढ़ाने के लिए मिनिमम। लेकिन उसके ऊपर आते हैं सर, लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज की तारीख में जिस प्रकार फॉर एग्जांपल आपको एक और बड़ा इशू मिल गया, क्या इशू मिल गया? प्याज का इशू, यानी कांदे का इशू। उसके अलावा उसके पहले वो टमाटर का इशू अभी खत्म नहीं हुआ था, कांदा उसके बाद आ गया। मणिपुर खत्म नहीं हुआ था, हरियाणा शुरू हो गया। और तो और छोड़िए, चीन के ऊपर भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता कोई ठीक ठाक तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। मेरा यह कहना है कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, आपने तो कहा है कि मैक्सिमम 10 सीटें आएंगी बीजेपी की, अगर आज की हालत देखी जाए तो। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रहे हैं। शरद पवार जी की जो एनसीपी है, उनका क्या योगदान रहेगा आपकी युति में, एमबीए में, वो उसका जरा विश्लेषण करके बता दीजिए सर प्लीज। नहीं, मुझे तो लगता है आज तक जितना भी शरद पवार साहब हमारे साथ रहना चाहिए, ये तो हम तो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। मगर कांग्रेस और शिवसेना, चाहे राष्ट्रवादी का, मुझे तो मालूम नहीं है, मगर महाराष्ट्र की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई सिंपत्ति नहीं है। एंटी इनकमेंट तो है, ये है, मगर महाराष्ट्र की जनता जो है दलित है, अल्पसंख्यक है, और ओबीसीज है, मराठा कम्युनिटी के जो ग्रामीण जो किसान है, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नीति को लेके आज इतने, मतलब ये जो मतलब लॉजिकल और क्या इथिकल, ये महाराष्ट्र की राजनीति कभी ऐसी नहीं थी। तो आज आके साहब वो झगड़ा खत्म हो गया कि नहीं? सामना का पेपर बीजेपी वाले कल जला रहे थे पूरे, और देव फडणवीस जी ने बोला कि मुझसे गद्दारी किया, मुझसे बेवफाई किया, मुझे धोखा दिया, तो मैंने पूरे शिवसेना को इस तरफ खींच के लेके और सरकार बना दिया। तो जो फडणवीस का स्टेटमेंट और फिर सामना का उत्तर और फिर जलाना, पेपर जलाना, ये जो झगड़ा चल रहा है, आखिरकार फडणवीस जी कह रहे हैं कि 2024 सफाया है, बीजेपी विल विन। ये देवेंद्र फडणवीस साहब एक बाजू बोलते हैं कि हम सामना पढ़ते नहीं है, दूसरी बाजू को उनके एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि सामना जलाओ। ये देवेंद्र फडणवीस बहुत ये फ्रस्ट्रेट आदमी है, जो मी पुन्हा येईन,
मगर वो इंस्पेक्टर के हवलदार बन के हमारे यहाँ आ चुके हैं, और हवलदार भी बने तो और एक दूसरा हवलदार भी लिया और इंस्पेक्टर दूसरे को बना दिया। ये तो फ्रस्ट्रेट आदमी है। उनका जो एरा है, एरा मतलब जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता तो बचा नहीं है। वो उसकी रणनीति है। और देवेंद्र फडणवीस, कहने का मतलब ये हुआ लक्ष्मण आगे साहब कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कल और परसों और तरसों सामना की सर्कुलेशन बढ़ा दी जरा। यस, सामना का सर्कुलेशन तो है ही, लेकिन सामना का सर्कुलेशन बढ़ाया ना उन्होंने, खरीदा होगा ना, तभी जाकर के चलाया होगा। ये इतने पेपर तो खरीद के लाए होंगे ना। है। मगर 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 ये देवेंद्र फडणवीस का जो राजनीति है, ये राजनीति महाराष्ट्र की जनता को, उस पर भी चर्चा करेंगे सर। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में मुंडे महाजन की पार्टी थी ना, भारतीय जनता पार्टी थी। ये भारतीय जनता पार्टी कभी माधव की बात करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट पार्टी होती थी, ये भारतीय जनता पार्टी राजू शेट्टी की किसानों के संगठन की बात करती थी, रामदास आठवले की दलितों की बात करती थी, महादेव जानकर के धनगरों की बात करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी गोपीनाथ मुंडे की बंजारा की बात करती थी, माली की बात करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी अभी कारखानदारों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इन लोगों का डरा के उन लोगों आके साहब, मगर तभी उनका कभी 60 से ऊपर गया नहीं था। आज 105, 104, 103 के आसपास है। 2014 के बाद ये बचेगा नहीं ना। ये किस दिन तक तुम आगे लेके जाओगे? यानी मोदी फडणवीस के अंदर ये डबल हुआ, 60 से 120 तक चले गए थे। साहब ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं, ये तो मैं आपके सामने बोल तो रहा हूँ। अगली विधानसभा चुनाव में कितने आएंगे सर बीजेपी? अरे अगली चुनाव में मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 1, 2, 3 थी जी, अकेली लड़ी थी। 2019 में शिवसेना के साथ लड़ी थी, 105 पे आई जी। अभी भारतीय जनता पार्टी अजित पवार और एकनाथ शिंदे साहब और उनका रामदास आठवले और कोई उनके पार्टी के लोग हैं, उनको इकट्ठा लेके लड़ेगी और ये 45 या 65 के बीच में लड़के, मतलब 25 और 55 या 25 या 35? बस। अरे ये मैं महाराष्ट्र की जनता की बात कर रहा हूँ। 25 उनके पास है कौन? 25 से 35 या 25 से 55? 55 से 65, 55 से 55 से 65। 65। चलिए, चलो मतलब वापस बैक टू द पेविलियन। back to pavilion। जो पुराना स्कोर होता था एक जमाने में बीजेपी का। अरे पुराना तो स्कोर उनका 15, 20 ऐसा था जी। चलिए, आप फिर भी बड़ी दिलेरी से उनको 55 से 65 दे रहे हैं। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिलेरी दिखाई भारतीय जनता पार्टी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए। हर